अबू नस्र मोहम्मद अल-फराबी सबसे शुरुआती इस्लामी बुद्धिजीवियों में से एक थे जिन्होंने प्लेटो और अरस्तू के सिद्धांतों को मुस्लिम दुनिया में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एविसेना जैसे बाद के इस्लामी दार्शनिकों पर उनका काफी प्रभाव था। वो एक उत्कृष्ट भाषाविद थे जिन्होंने अरस्तू और प्लेटो की यूनानी कृतियों का अनुवाद किया और उनमें अपनी रचनाएं भी उल्लेखनीय रूप से जोड़ी। उन्होंने मल्लिम-ए-सानी उपनाम अर्जित किया, जिसका अनुवाद दूसरे गुरु या दूसरे शिक्षक के रूप में किया जाता है। प्रारंभिक जीवन। अल-फराबी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फराब और बुखारा में पूरी की। बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए बगदाद चले गए जहां उन्होंने लंबे समय तक अध्ययन किया और काम किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने कई भाषाओं के साथ साथ ज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में महारत हासिल की। फराबी ने विज्ञान, दर्शन, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, चिकित्सा, गणित और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका प्रमुख योगदान दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र और समाजशास्त्र में था और जिसके लिए वो एक विश्वकोशविद के रूप में जाने जाते हैं। योगदान और उपलब्धियां। एक दार्शनिक के रूप में फराबी दर्शनशास्त्र को धर्मशास्त्र से अलग करने वाले पहले व्यक्ति थे। मध्य युग के बाद से मुस्लिम और ईसाई दोनों ही जगत में ऐसे दार्शनिक को ढूंढना कठिन है जो उनके विचारों से प्रभावित न हुआ हो। वो एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करते थे जिसने संतुलित बुद्धि के प्रयोग से दुनिया का निर्माण किया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि यह वही तर्कसंगत क्षमता है जो मनुष्य का एकमात्र हिस्सा है जो अमर है, और इस प्रकार उन्होंने उस तर्कसंगत क्षमता के विकास को सर्वोपरि मानव लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया। उन्होंने किसी भी इस्लामी दार्शनिक की तुलना में राजनीतिक सिद्धांत पर काफी अधिक ध्यान दिया। बाद में अपने काम में फराबी ने प्लेटोनिक शैली में शासक के लिए आवश्यक गुणों को निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि एक शासक को अच्छे चरित्र के साथ शासन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और ऐसे शासन के लिए सही रवैया प्रदर्शित करना चाहिए। अल-फराबी के राजनीतिक दर्शन के केंद्र में खुशी की अवधारणा है, जिसमें लोग संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं। उन्होंने यूनानी उदाहरण का अनुसरण किया और खुशी का सर्वोच्च पद उनके आदर्श संप्रभु को आवंटित किया गया जिनकी आत्मा सक्रिय बुद्धि के साथ एकजुट थी। फराबी ने मध्य युग के बुद्धिजीवियों के लिए आकांक्षा के एक जबरदस्त स्रोत के रूप में कार्य किया और अपने समय के ज्ञान में भारी योगदान दिया, जिससे मुस्लिम दुनिया के बाद के दार्शनिक और विचारकों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। फराबियन ज्ञानमीमांसा में नियोप्लेटोनिक और अरिस्टोटेलियन दोनों आयाम हैं। फराबी के ज्ञान के वर्गीकरण का सबसे अच्छा स्रोत उनकी किताब इहसा अल-उलूम है। ये कार्य फराबी की गूढ़ और बाह्य दोनों मान्यताओं को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। इन सबके माध्यम से ज्ञान के महत्व पर प्राथमिक अरिस्टोटेलियन तनाव चलता है। इस प्रकार अल-फराबी की ज्ञानमीमांसा जो वर्णित किया गया है, उसे नियोप्लाटोनिक और अरिस्टोटेलियन आवाज दोनों का उपयोग करते हुए रेंज में विश्वकोश और अभिव्यक्ति में जटिल कहा जा सकता है। फराबी ने प्रारंभिक मुस्लिम समाजशास्त्र पर किताबें और किताब अल-मुसिका, संगीत की पुस्तक नामक संगीत पर एक उल्लेखनीय पुस्तक लिखने में भी भाग लिया। ये पुस्तक वास्तव में उनके समय के फारसी संगीत के सिद्धांत का अध्ययन है, हालांकि पश्चिम में इसे अरब संगीत पर एक पुस्तक के रूप में पेश किया गया है। संगीत सुरों के ज्ञान में योगदान देने के अलावा उन्होंने कई संगीत वाद्ययंत्रों का आविष्कार किया। ये बताया गया है कि वह अपना वाद्ययंत्र इतना अच्छा बजा सकता था कि लोगों को अपनी इच्छानुसार हंसा सके या रुला सके। फराबी का ग्रंथ मीनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट संगीत चिकित्सा से संबंधित है, जहां उन्होंने आत्मा पर संगीत के चिकित्सीय प्रभावों पर चर्चा की है। बाद का जीवन। फराबी ने अपने पूरे जीवन में कई दूर देशों की यात्रा की और कई अनुभव प्राप्त किए। परिणामस्वरूप उन्होंने कई योगदान दिए जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है और स्वीकार किया जाता है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ कार्य किया और इतिहास के लोकप्रिय वैज्ञानिकों में अपना नाम बनाया। 80 वर्ष की आयु में 339 AH 950 में दमिश्क में अविवाहित रूप से उनकी मृत्यु हो गई।